हेलो एवरीवन। तो फिर आज हमारी थर्ड क्लास है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने अपना अपना टारगेट ठान लिया है ना, कि आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना है, बताओ। तो जब हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्या है कि जब आँखों में अरमान लिए, जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, अब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। तो अब ठान लिया का क्या मतलब है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस मेडिकल कॉलेज में जाना है तो मतलब फिर जाना है। फिर क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी क्लासें ली हैं आपने, सुबह से शाम ली हैं, कितने घंटे पढ़ा है। मेन आपका टारगेट वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मुश्किलें हैं, ये सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करती हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए सब लोग तैयार हैं फिर। आपका गोल डिसाइड है ना कि आपको किस मेडिकल कॉलेज में जाना है, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि अब हमने आज 3 क्लासें ली, 4 क्लासें ली, अब नहीं लेनी है, या कितने घंटे पढ़ा है सुबह से शाम, शाम से रात, ठीक है। क्योंकि अब हमने हमारा एक लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर लिया है, टारगेट जो है वो ठान लिया है, ठीक है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, बस इसी टारगेट को हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने कितना पढ़ा दिया था आपको। तो हमने ये जो स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी थी वो बता दिया था आपको, ठीक है। ये इनके कंबाइंड स्टेटमेंट थे जो मैंने आपको कल बताया था। उससे पहले वाली क्लास में हमने थोड़ी हिस्ट्री बताई थी और बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी बताई थी, किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला बताया था। इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल हैं उसी के डिवीज़न से नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्यों आई थी, पहले जो हमारी पुरानी थ्योरी थी उसका ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, क्योंकि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो न्यू सेल्स होती है वो कैसे बनती है। तो जब भी कोई थ्योरी फेल होती है तो उससे नई बनती है, उसको कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई आता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कौन आए थे, तो हमारे आए थे रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। और फिर इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिया था हमने, सेल के साइज़ और सेल का शेप। सेल का शेप डिपेंड करता है फंक्शंस पे और उसकी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, कि कैसा फंक्शन है उस हिसाब से उसका शेप डिपेंड करता है। सेल का साइज़ तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। जैसे ये माइकोप्लाज्मा है, इसका साइज़ क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में। ये माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है PPLO। तो हमारी NCERT में जो डायग्राम बना है उसमें इसका साइज़ ये दे रखा है। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है माइकोप्लाज्मा का साइज़, वर्ड ये देता है तो आपको ये आंसर करना है। अगर PPLO वर्ड देता है तो आपको ये करना है, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया का साइज़ ये दिया था, और टिपिकल बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ये हमारा डायग्राम जो NCERT में है उसमें है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने टॉपिक पढ़े उसको क्लास में क्लियर हो जाने चाहिए, और आपको 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज भी कर लेना है। वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते रखते जाओगे पढ़ पढ़ के और फिर वो याद कुछ नहीं होगा, फिर लास्ट में जाके फिर वो बर्डन लगेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट, ठीक है। तो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट है।
दिख तो रहा होगा ना। हाँ, कोशिश करूँगी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। अभी ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जब मैंने फर्स्ट क्लास करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे। जो भी वर्ड होंगे उसको हम स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, उससे हमें सारी चीज़ें जो हैं क्लियर रहेंगी। तो वैसे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक छोटा सा चार्ट भी बन जाता है डिफरेंस में, लेकिन ये जो हमारा डिफरेंस है ये पूरी बायोलॉजी में आएगा, 11th 12th दोनों में आता ही रहेगा। तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, उसमें भर भर के आएगा आप में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम जो है कि यहीं पे सारा पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो इसमें पहला वर्ड क्या है, प्रो। ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या है हमारा, कैरियो। ठीक, तो जो प्रो वर्ड है ये हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, तो प्रो वर्ड जो है ये हमेशा प्रिमिटिव के लिए यूज़ होगा। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट, मैं वो भी आपको लिख देती हूँ। ठीक, और कैरियो का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। तो कैरियो का मतलब होता है, क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अभी। ठीक, और दूसरा यू, फिर है कैरियो। ठीक, एक सेकेंड। तो जो प्रो है तो ये हमेशा प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट के लिए यूज़ होता है, कैरियो हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे इधर देख लेते हैं, यू, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है डेवलप्ड। ठीक, और कैरियो मतलब क्या हो जाएगा, कैरियो मतलब हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, इतना समझ आ रहा है अभी। ठीक, तो कैरियो वर्ड क्या होता है, वो हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। ठीक, इस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होता है, डेवलप्ड टाइप का। ठीक, इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मतलब निकाल लो। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब डेवलप्ड। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा, तो इसमें न्यूक्लियस होगा डेवलप्ड टाइप का, इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, वो प्रिमिटिव टाइप का होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, और यूकैरियोटिक में कैसा होता है न्यूक्लियस, वो डेवलप टाइप का होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसको लिख लेते हैं।
एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बीच में ज़्यादा गैप नहीं करा, आप ध्यान रखना, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक से लिखूँ। इसमें कैसा होगा, इसमें हमारा हो जाएगा डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, प्रोकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप का। यूकैरियोटिक में कैसा है, डेवलप टाइप का। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट ये आता है कि ये प्रिमिटिव टाइप का है तो क्यों है, डेवलप टाइप का है तो ये क्यों है। ठीक है, तो इसका प्रिमिटिव होने का रीज़न क्या है, क्यों क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सॉरी अब्सेंट होती है। प्रिमिटिव में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है, इसीलिए कि इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, डेवलप्ड टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक, तो इसमें यूकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस होता है, वो डेवलप टाइप का होता है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अब्सेंट होती है। इधर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, एक सेकेंड, हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ये समझ, तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप ये मान लो कि आप पतंग उड़ा रहे हो। ठीक, तो पतंग उड़ाने के लिए हमें धागा चाहिए, तो वो जो धागा है तो इतना लंबा है, उसके बाद में अगर मान लो आपका कोई कॉल आ गया इमरजेंसी, तो आपको कहीं किसी ने बाहर बुलाया है तो आपको जाना पड़ेगा, तो जो उतनी लंबी पतंग उड़ रही है उसको आप या तो फटाफट से उतारोगे और ऐसे ही छत पे खोल के चले जाओगे ऐसे बिखरी हुई। ठीक है, या तो फिर आप चरखी में लपेट के जाओगे। ठीक है, आप गए, आप जब वापस आओगे आपके पास दो तरीके थे, या तो आपने धागा वैसे खोला छोड़ दिया, ठीक है, या तो आपने जो चरखी होती है उसमें लपेट दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो आप खोल के गए थे उसका आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर दूसरे दिन आओगे तो वो जो धागा खुला हुआ पड़ा था बिखरा हुआ, उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो नहीं, तो उसको आप दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, जो आप चरखी पे लपेट के गए थे उसको आप क्या है दोबारा यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, वैसा ही कुछ हमारे साथ यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे कि हमारी सेल है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारी सेल है। ठीक है,
तो ये हमारी सेल का जो साइज़ होता है वो किस में होता है, सेल का साइज़ वो होता है हमारे माइक्रोमीटर में। ठीक है, ठीक, मान लो 10⁻⁶ माइक्रोमीटर है। ठीक, सब अलग अलग होता है, मान लिया हमने ये एग्जांपल मान लिया। ठीक है, ठीक, मान लिया हमने डीएनए का साइज़ कितना है, 2.2 मीटर का है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लीजिए सेल का साइज़ कितना है, इतना, डीएनए क्या है, इतना, मतलब सेल, एक सेल का साइज़ इतना है और डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा है। तो एक सेल के साइज़ में इस डीएनए को अरेंज करना है, मतलब उसमें रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो पूरा फुल डीएनए वैसे करके तो रख नहीं सकते क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है सेल का। तो क्या कहते हैं, क्योंकि सेल का साइज़ इतना सा, डीएनए का साइज़ इतना सा। ठीक, तो इसके लिए कौन आएगा, तो उस डीएनए को अरेंज करने के लिए कौन आता है। ठीक, तो उस डीएनए को अरेंज करने के लिए हमारी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या है, वो चरखी है, जिसमें हमने वो जो पतंग का धागा लपेटा था वो क्या है, वो चरखी है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए को अरेंज करने का काम कौन करता है, वो हिस्टोन प्रोटीन करती है। वो जो चरखी पे धागा लपेटा था, जो धागा क्या है वो हमारा डीएनए है, चरखी क्या है, वो हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है यहाँ पे, अभी समझ में आया होगा। और यहाँ पे इधर साइड को क्या है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो कोई कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है, हिस्टोन प्रोटीन का काम है डीएनए को अरेंज करना। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो क्या होगा, तो कोई ना कोई होगा ना। जैसे कि अगर हमारे पास चरखी नहीं है तो हम उस धागे को लपेटने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं ना, जैसे कि हम ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे करके लपेट लेते हैं, इधर उधर ऐसे 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 करके, या कोई चीज़ लेते हैं, जैसे मान लिया पेन है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे धागा लपेट लेते हैं, मतलब कोई ना कोई अल्टरनेट चीज़ ढूंढते हैं जिसपे हम वो क्या करते हैं, धागा लपेट सकें। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका क्या काम होता है, ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन का काम करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीएमीन्स क्या होंगे, तो वो एब्सेंट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है तो पॉलीएमीन्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉलीएमीन्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि इसमें ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं। तो ट्रू क्रोमोसोम्स वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो यहाँ पे सॉरी ट्रू क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो भी एब्सेंट होंगे। ट्रू क्रोमोसोम्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। इधर क्या है, ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि इधर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा,
एक टर्म आता है जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? तो जीनोफोर यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। जीनोफोर को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या है? पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन अब प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है? तो जहाँ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वहाँ ट्रिक्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पॉलीएमीन्स होते हैं वहाँ पे जीनोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जीनोफोर प्रेजेंट होंगे या नहीं? तो यहाँ पे जीनोफोर एब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलीएमीन्स एब्सेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप लिखो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। अभी इतना क्लियर हो रहा अभी? तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर क्या था हमारा? प्रोकैरियोटिक। इधर क्या था? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट, ठीक है, इधर यूकैरियोट। मैंने थोड़ा लिखा है, आप वो पूरा कर लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि इधर जो डीएनए है वो कैसा प्रेजेंट होगा, इधर डीएनए कैसा प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने भी आपको बताया कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है तो वो डीएनए को कॉइल करने का काम करती है, डीएनए को अरेंज करने का। इधर हिस्टोन प्रोटीन क्या थी? वो एब्सेंट थी। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? तो बताएगा? एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल रही हूँ, पहले आप ये वाला पॉइंट लिखो। एक सेकेंड, यहाँ कहाँ तक हुआ था? हाँ, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। जीनोफोर वाला हमारा पॉइंट हुआ था, उसके आगे पहले ये वाला पॉइंट लिखते हैं कि जो जीनोफोर का नंबर होता है वो पर सेल में कितना होगा। और इधर साइड को हमारा यूकैरियोट में हमारा ट्रिकोमोसोम्स प्रेजेंट था, तो ट्रिकोमोसोम्स का नंबर पर सेल में कितना होगा। तो जो जीनोफोर का होता है वो जीनोफोर का जो नंबर होता है पर सेल में कितना होता है? सिंगल होता है। वो कोई भी आप सेल ले लीजिए प्रोकैरियोट्स की, उसमें जीनोफोर का नंबर फिक्स होता है, वो सिंगल ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। जीनोफोर का नंबर क्या होगा? सॉरी, जीनोफोर का नंबर कितना होगा? वो सिंगल होगा, पर सेल में सिंगल जीनोफोर प्रेजेंट होता है। पर सेल में। ठीक है, इधर सॉरी ट्रिकोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? तो ट्रिकोमोसोम्स का नंबर इधर होएगा, ट्रिकोमोसोम्स का इधर नंबर कितना होगा? तो इधर यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी करता है, मतलब अलग अलग, मतलब स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज पे अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्पीसीज पे, डिपेंड्स ऑन स्पीसीज। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले लो ह्यूमन, ह्यूमन के पर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46।
तो कोई और स्पीसीज ले लो, उसमें दूसरा होता है। तो ये हमारे स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं। तो इधर जीनोफोर में, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जीनोफोर का नंबर फिक्स होता है, सिंगल होता है पर सेल में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डीएनए पे, कि यहाँ पे कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है इधर साइड। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, तो वो नेकेड डीएनए होता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों नेकेड डीएनए क्यों कहा जाता है, तो जब किसी भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, सॉरी, मतलब जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन लग जाती है तो उसको कहते हैं पैक्ड डीएनए। ठीक है, अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है तो उसको कहते हैं नेकेड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होती है, तो यहाँ पे डीएनए कैसा हो जाता है, नेकेड हो जाएगा। और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे डीएनए कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, वो पैक्ड डीएनए होता है। तो मतलब नेकेड डीएनए क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेते हैं। नेक डीएनए क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर साइज की बात कर लें, तो प्रोकैरियोट्स का साइज कंपेरेटिवली यूकैरियोट्स से कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसका साइज कैसा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में इसका साइज स्मॉल होता है। इसका साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज। ठीक है, अभी आगे का जो पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा सा है, वो मैं आपको कल कराती हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है, शायद मौसम ख़राब है। ठीक है, तो इतना, बाकी के पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देती हूँ। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो बताओ, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। तो जो हमारे डिफरेंस थे, इसमें पहला डिफरेंस था कि ये प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होता है, तो वो प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अब्सेंट होती है। इसमें डेवलप्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, वो डेवलप्ड होता है। यू मतलब डेवलप्ड, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, सॉरी, अब्सेंट होती है। इधर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन हमारी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है, तो डीएनए को अरेंज करने का काम होता है हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीएमीन्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होता है। ठीक है, तो पॉली हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ट्रिक्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिक्रोमोसोम अब्सेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन, सॉरी, ट्रिक्रोमोसोम्स वहीं बनेंगे जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे पॉलीएमीन्स हैं, तो यहाँ पे ये ट्रिक्रोमोसोम्स के जैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पर सेल में जीनोफोर का होते कितने हैं। तो आप कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल ले लीजिए, ठीक, चाहे वो कोई भी हो, तो वहाँ पे सिंगल जीनोफोर पर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी किसी को समझिए तो यहाँ पे लिखा है पर सेल। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो वेरी करते हैं स्पीसीज पे, तो डिपेंड्स ऑन स्पीसीज। जैसे ह्यूमन में ट्रिक्रोमोसोम्स कितने होते हैं पर सेल में, 46 क्रोमोसोम। वहीं आप ड्रोसोफिला देखेंगे तो उसमें 8 होते हैं। तो ऐसे वो स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग स्पीसीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब हिस्टोन प्रोटीन जहाँ पे प्रेजेंट होती है डीएनए के साथ में, जब हिस्टोन प्रोटीन होती है तो वह डीएनए कैसा होता है, वो पैक्ड डीएनए होता है। ठीक, और जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है डीएनए के साथ में, वो डीएनए कैसा होता है, नेकेड डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका साइज स्मॉल होता है प्रोकैरियोट का, इसके कंपैरिजन में यूकैरियोट का साइज होता है लार्ज। ठीक है,
तो अभी आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कर रहे हो ना अच्छे से। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, आप भले ही दिन का 1 घंटा दो या एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दो भी स्टार्टिंग में, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे करना वो चीज़, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो फिर कोई भी चीज़ आप पाना बहुत मुश्किल है। आप रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग स्टडी अच्छे से करिए और हो सके तो सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिए, फोकस करिए। 1 साल आप अपना पूरा 100% दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अगर अभी के टाइम पे हम लोग सीरियस नहीं हुए ना तो इन फ्यूचर आगे जाके फिर हम लोग पछताएंगे, आप लोग पछताओगे। ठीक है, कि काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो आज की लाइफ कुछ और होती। आप सोच के देखो ना, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अभी आप 1 साल खेल कूद रहे हो, इधर उधर मस्ती कर रहे हो, 1 साल बाद फिर से वहीं पे होगे। अगर वो चीज़ आप छोड़ देते हो, सारी डिस्ट्रैक्शन, तो 1 साल के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, जहाँ पे आज हो वहाँ पे नहीं रहोगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी। तो एक क्या जाता है, 1 साल में आप अपना स्टडी पे दीजिए, अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हो सकता है कुछ और अच्छा लिखा हो, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि आपको पहले 100% देना होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो तो कुछ सोच के ही आए होगे। ठीक है, तो अभी आप अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिख देती हूँ, बट वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो प्लाज्मिड है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको वो कल करवा देती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर बाय गाइस। ठीक है, ध्यान रखना अपना।